जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। दो क्वेश्चन हैं, एक तो जो लॉजिस्टिक की ऑसबिल्डिंग है उसका जो फाइनल एग्ज़ाम होता है Abschlussprüfung, उसमें क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो आती हैं, क्योंकि दो जो है वो हिस्से होते हैं एग्ज़ाम के। कोई भी ऑसबिल्डिंग आप कर रहे हो, आपको दो हिस्सों में जो है वो एग्ज़ाम देना होता है और दोनों हिस्सों को पास करना ज़रूरी होता है। और इस सूरत में कि अगर एक हिस्से में जो है वो आपके जो नंबर्स हैं या ग्रेड्स हैं वो सही नहीं है, तो दूसरे हिस्से में किस तरह उसको जो है वो आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि अगर आप टीचर यहाँ पे बनना चाहते हैं जर्मनी में, तो क्या-क्या प्रोसेस है, क्या-क्या जो है वो पाथवे है कि जिसके थ्रू आप यहाँ पे एज़ अ टीचर जो है वो जॉब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जर्मनी में टीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। और इसकी हॉस्पिटल चूँकि बहुत लंबी होती है, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी जो है वो क्रेडेंशियल्स हैं, आप एज़ अ टीचर जो है वो कहीं पे जॉब कर रहे हैं और आप जर्मनी में जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो क्या प्रोसेस होगा? सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि जो लॉजिस्टिक की हॉस्पिटल है 3 साल की एज़ अ लॉजिस्टिक स्पेशलिस्ट, मैंने खुद ये हॉस्पिटल की हुई है, तो इस वजह से जो है वो मैं सही से आपको बता सकता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो आती हैं। सबसे पहले जो है वो 3 साल की ऑसबिल्डिंग है और इसमें एक मिडल एग्ज़ाम होता है। जब भी हाफ़ ख़त्म हो जाती है ऑसबिल्डिंग 1 एंड हाफ़ ईयर, तो आपको एक मिडल एग्ज़ाम जो है वो देना होता है। मिडल एग्ज़ाम जो है वो स्टूडेंट्स के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि वो खुद को जो है वो चेक कर सकें कि अगर एग्ज़ाम हो तो वो कहाँ पे खड़े हैं। उसके ग्रेड्स जो हैं वो मैटर नहीं करते, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट करना, हिस्सा लेना जो है वो इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आप मिडल एग्ज़ाम नहीं देंगे तो आप फाइनल एग्ज़ाम जो है वो नहीं दे सकते। अब मिडिल एग्जाम के बाद जो है वो आप फाइनल एग्जाम में पहुंच गए हैं। सबसे पहले जो है वो अपॉइंटमेंट आती है ईहाका की तरफ से, इंडस्ट्रियल हैंडल कमर्स की तरफ से, जो रिटन प्रूफिंग होता है उसकी। ये याद रहे कि पूरे जर्मनी में जो भी ऑसबिल्डिंग के एग्जाम होते हैं, एक ऑसबिल्डिंग के फॉर एग्जांपल फाखक्राफ्ट फॉर लागा लॉजिस्टिक या लॉजिस्टिक स्पेशलिस्ट की जो ऑसबिल्डिंग है, वो पूरे जर्मनी में जो है वो एक ही दिन पे एक ही टाइम पे जो है वो होंगे, ताकि ये ना हो कि जी एक जगह पे जो है वो एग्जाम हो गया और दूसरे सूबे में जो है वो एग्जाम नहीं हुआ। सेंट्रल जो ईहा का है या इंडस्ट्रियल हैंडल्स कमर है, वो इसको जो है वो ऑर्गेनाइज करता है। और हर स्कूल हर एरिया के हिसाब से सेंटर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। रिटन एग्जाम की अपॉइंटमेंट आती है और इसमें 3 जो है वो हिस्से होते हैं। जब सबसे पहले जो है वो जो आपका बेसिक जो सब्जेक्ट है, लागा लॉजिस्टिक प्रोसेस जो है वो होगा और उसके टाइम जो है 150 मिनट्स जो है वो होते हैं। उसके बाद आपको ब्रेक मिलती है, उसके बाद दूसरा हिस्सा आता है और तीसरे हिस्से में जो है वो जो इकोनॉमिक्स या इस तरह की जो चीज़ें हैं उसका हिस्सा होता है। ये 3 हिस्सों में जो है वो एग्ज़ाम होता है। फर्स्ट पार्ट जो है वो 150 मिनट्स का होगा, दूसरा जो है वो 90 मिनट्स का होगा और तीसरा जो है वो 60 मिनट्स का जो है वो होगा। उसके बाद जो है वो आप छुट्टी कर जाते हैं, घर चले जाते हैं। आपको इसके बाद इसका रिज़ल्ट जो है वो मिलता है। रिज़ल्ट जो है वो अमूमन ऑनलाइन आता है। आप जब ईहाका में रजिस्टर्ड होते हैं एज़ अ ऑसबिल्डिंग करने वाले, तो आपके पास एक कोड होता है, आपके पास एक ईमेल होती है और उस हिसाब से आपका एक नंबर जो है वो होता है कि जिसके ज़रिए आप जो भी चीज़ें हैं, जैसे आप मंथली जो है वो अपनी रिपोर्ट लिखेंगे कि आपने इस मंथ में जो है वो कंपनी में क्या-क्या किया है। आपका जो डिपार्टमेंट हेड होगा उसको साइन करेगा, उसके बाद जो एचआर की हेड होगी या होगा वो जो है वो साइन करेगा और आपने जो है वो ईहाका को या इंडस्ट्रियल हैंडल्स कमर को ये रिपोर्ट्स जो हैं वो फॉरवर्ड करनी होती हैं। रिपोर्ट्स लिखना इतना ईजी नहीं है जर्मन लैंग्वेज में। अमूमन ये होता है कि जो भी ऑसबिल्डिंग करने वाला रिपोर्ट लिख लेके आता है, तो अमूमन जो डिपार्टमेंट हेड है वो उसको पढ़ता है तो उसको लगता है कि इसमें बहुत सारी ग्रामर्स की गलतियां हैं या बहुत सारा ऐसा काम है कि जो इसने नहीं किया या ऐसे ही लिख दिया है। या ऐसा होता है कि चूंकि आप एक ही कंपनी में जो है वो एक ही काम बार बार कर रहे हैं, तो उसको ये नहीं है कि आप बार बार जो है वो हर मंथ अपनी रिपोर्ट में लिखें। डेफिनेटली आप काम जो है वो वही कर रहे होंगे,
लेकिन आपको जो वर्ड्स हैं उनको चेंज करके जो है वो लिखना चाहिए, ताकि ऐसा लगे कि आप इन चीज़ों को जो है वो किसी और एंगल से भी जो है वो समझ रहे हैं। दूसरा ये होता है जी कि जब भी आप किसी कंपनी में ऑसबिल्डिंग करते हैं, तो एक होता है बिट्रीबगामन प्लान। बिट्रीबगामन प्लान उसको कहते हैं कि आप कंपनी के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं या जितने भी जो है वो वहाँ पे फंक्शनल एरियाज हैं, आपको वहाँ पे भी जाके जो है वो काम करना होगा। आप अपने बेसिक जो है वो डिपार्टमेंट तो में तो रहेंगे, लेकिन इसके साथ आपको दूसरे जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे भी जाके चीज़ें सीखनी है, उनके साथ काम करना है। जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हाउस बिल्डिंग के बाद आगे बढ़ने के लिए, तो वहाँ से जो है वो आपको मिलती है। इसके अलावा शूलगामन प्लान में ये सारी चीज़ें आती हैं कि फर्स्ट ईयर में जो है वो कौन-कौन से जो है वो सब्जेक्ट पढ़े जाएँगे या कितने चैप्टर्स जो हैं वो पढ़े जाएँगे। सेकंड ईयर में कितने चैप्टर्स जो हैं वो पढ़ाए जाएँगे या थर्ड ईयर्स में जो है फाइनल ईयर में कितने चैप्टर्स जो हैं वो पढ़ाए जाएँगे। ये याद रहे कि जब भी स्कूल स्टार्ट होता है तो आपके टेस्ट जो हैं वो रेगुलर चलते रहते हैं, और जैसे ही यहाँ पे एजुकेशनल ईयर ख़त्म होता है तो आपको स्कूल की तरफ से जो है वो एक सर्टिफिकेट मिलता है। शूल बिशाइनिगुंग जो है वो उसको कहते हैं कि आपने पूरे साल में जितने भी टेस्ट दिए हैं उनमें कितने ग्रेड्स जो हैं वो आपने हासिल किए। और ये जो शूल बिशाइनिगुंग होती है, ये आपको कंपनी में जो है वो सबमिट करनी होती है उसकी एक कॉपी, क्योंकि जिस कंपनी में भी आप काम करेंगे वहाँ पे एचआर ने आपका एक फ़ोल्डर जो है वो बनाया होगा कि जी इस में जो भी आपसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं या चीज़ें हैं, वो सारी उसमें उसमें रखी होंगी। अब ये रिटन प्रूफिंग जो है या रिटन एग्ज़ाम जो है वो आपने दे दिया, इसका रिज़ल्ट आया। इसमें होता ये है कि जो आपके मेन जो सब्जेक्ट हैं या फ़ाख फ़ेशर हैं, उसमें आपके ग्रेड जो हैं वो 4 से नीचे नहीं आने चाहिए। अगर 4 से नीचे आएँगे तो आप रिटन एग्ज़ाम जो है वो पास नहीं कर सकते। जो इकोनॉमिक्स का है या वेटशाफ्ट का है, वहाँ पे अगर आपके 5 भी हैं, तो फिर भी जो है वो आपको कोई इश्यू नहीं होगा, क्योंकि अगर 4-4 और प्लस जो है वो 5 करें तो फिर भी जो है वो आप पास कंसीडर होते हैं। रिज़ल्ट आने के बाद फिर आपके पास जो है वो डेट होती है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में जो है वो आपको अगर फ़ाहक्राफ्ट और लागा लॉजिस्टिक या लॉजिस्टिक स्पेशलिस्ट की हॉस्पिटलों की बात करें, तो उसमें चीज़ों को कैसे लेना है, इसके अलावा आपका एक्सेल का नॉलेज कैसा है, इसके अलावा लास्ट पे जो है वो आपसे एक वर्बल प्रूफिंग होता है। वर्बल प्रूफिंग जो है या एग्ज़ाम जो है वो उसमें 2 बंदे या 3 बंदे जो है वो बैठे होंगे। आप जाएँगे वहाँ पे और वहाँ पे आपसे 3 या 4 जो है वो क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर आपका पूरा जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है वो बेटर नहीं हुआ और वर्बल एग्ज़ाम में अगर आपका ग्रेड 1 है, तो आप जो है वो पास कंसीडर जो है वो होते हैं। इसके अलावा अगर सम टाइम होता ऐसे है कि आप 2 या 3 नंबरों से जो है वो कोई एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते। उसके लिए जो इंडस्ट्रियल हैंडल्स कमर है वो एक ऑफर देता है, अगेंस्टुंग्स प्रूफुंग उसको कहते हैं, कि जी आप एक वर्बल एग्जाम जो है वो और दे सकते हैं, और उसको अगर पास करते हैं तो जो वो 2 या 3 नंबर से आप ऑसबिल्डिंग पास नहीं कर सके थे, तो उसको जो है वो पास करके आप ऑसबिल्डिंग फिनिश कर सकते हैं। एग्जाम मुश्किल होता है या आसान होता है, इसके लिए मैं आपको टिप दूं कि यहाँ पे सिस्टम ये है कि आप नाखिल्फे उसको कहते हैं, ट्यूशन जो अमूमन हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है इंग्लिश वर्ड, ट्यूशन जो है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे नाखिल्फे कहते हैं। नाखिल्फे जो है वो आप किसी सब्जेक्ट की ले सकते हैं या पूरे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में जो है वो ले सकते हैं। डेफिनेटली ये पेड होती है और नॉर्मली जो कंपनीज हैं उसके लिए जो है वो पेड करती हैं, लेकिन सम टाइम कंपनी कहती है क्योंकि ये फ्राई विलिश है या वॉलंटरली है, कंपनी देना चाहे तो पे कर सकती है, अगर ना देना चाहे तो नहीं पे करती। तो आप जॉब सेंटर से जो है वो ये पैसे ले सकते हैं, या अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी है तो आप खुद भी जो है वो ये कोशिश करनी चाहिए। नाखिल्फे जो है वो ज़रूर लें, ये आपके लिए हेल्पफुल होती है, क्योंकि स्कूल में जो है वो बहुत सारे बच्चों के सामने शायद आप चूंकि इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता बोलने में समझने में,
चीज़ें आप समझ नहीं पाते, तो ये नाखिल्फ़े ये ट्यूशन जो है वो आपके लिए बेटर हो सकती है। कोशिश करें कि एग्ज़ाम से 3 मंथ पहले जो है वो आप स्टार्ट करें, या 6 मंथ पहले भी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ये डेफ़िनेटली जो आपकी रूटीन होती है, या जो फ्रेम ऑफ माइंड आप लेके आते हैं, उससे थोड़ा-सा डिफरेंट होता है, क्योंकि जो भी बंदा ऑस बिल्डिंग के लिए सोच रहा है, वो सबसे पहले ये सोचता है कि किस ऑस बिल्डिंग को करने के बाद सबसे ज़्यादा पैसे मुझे मिलेंगे। वो ये नहीं सोचता कि वो जो जिस हाउस बिल्डिंग के बारे में वो सोच रहा है, वो मिल भी सकती है या नहीं, या मिलने के बाद वो पास भी कर सकता है या नहीं। जो भी ऑसलैंडर या फॉरेनर यहाँ पे ऑस बिल्डिंग के लिए आते हैं, उनके लिए ऑस बिल्डिंग पास करना बहुत मुश्किल है। ये एक समझें कि आपके लिए पुलसरात है, इसको आपने पास करना है अपनी कोशिश से, रूटीन से। और अगर आप मुसलसल कोशिश करते रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, तब जाके जो है वो आप औस बिल्डिंग को पास कर सकते हैं। कोई भी औस बिल्डिंग हो, ईज़ी नहीं है कि आप उसको पास कर सकते हैं। डेफ़िनेटली इसमें 3 चांस होते हैं कि एक चांस में अगर आप पास नहीं कर पाए, एक पार्ट जो है वो पास नहीं कर पाए, रिटन का पास नहीं कर पाए, लेकिन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है वो आपने पास कर लिया है, तो आपको सिर्फ़ जो है वो रिटन एग्ज़ाम देना है। अगर रिटन एग्जाम जो है वो आप पास कर लेते हैं और प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं पास कर पाते, तो आपको सिर्फ जो है वो प्रैक्टिकल एग्जाम देना है, क्योंकि रिटन एग्जाम ऑलरेडी जो है वो आप पास कर चुके होते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड जो है वो अगर आपके पास क्वेश्चन हो तो जरूर करें। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे टीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर आप यहाँ पे टीचर बनना चाहते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास डिग्रीज हैं, सबसे पहले जो है वो आप अपनी डिग्री रिकग्नाइज करवाएं, ताकि आपको पता हो कि आपकी डिग्री जो है वो यहाँ पे यूरोपियन स्टैंडर्ड पे या जर्मन स्टैंडर्ड पे किस लेवल पे है। इसके अलावा अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास लैंग्वेज C1 होना चाहिए। C1 करने के बाद ही जो है वो आप यहाँ पे कोई टीचर की ऑसबिल्डिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप शुरू से स्टार्ट करेंगे तो ऑसबिल्डिंग जो है वो लंबी है, लेकिन यहाँ पे चूंकि टीचर्स की कमी है, तो कोर्सेज जो हैं वो यहाँ पे ऑफर्ड होते हैं, लेकिन उसके लिए भी C1 और आपकी डिग्रीज जो हैं वो रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए। उसके बाद आप 2 साल का जो है वो प्रैक्टिकल करते हैं, किसी भी जो है वो किंडरगार्टन में या किसी ओगेएस या स्कूल में, मिडिल स्कूल जिसको कहते हैं, वहाँ पे। और उसके बाद आप एग्ज़ाम देने के लिए जो है वो रेडी होते हैं। टीचर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो पैसे कमाते हैं, बहुत अच्छा प्रोफेशन है। मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा टीचर्स हैं, लेकिन यहाँ पे अगर जर्मनी की बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन इसके लिए अगर आप इंग्लिश टीचर जो है वो बनना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल स्कूल्स हैं। आप ऑनलाइन गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। बहुत जितने भी बड़े सिटीज़ हैं, जैसे डुसलडॉर्फ की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पे आपको जो है वो इंटरनेशनल, ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल्स जो हैं वो मिलेंगे, जहाँ पे इंग्लिश के लिए भी जो है वो टीचर्स चाहिए होते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपने इंग्लिश में मास्टर्स किया है, या ऑलरेडी जो है वो किसी स्कूल कॉलेज में जो है वो आप इंग्लिश का सब्जेक्ट जो है वो पढ़ा रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो हो सकती है। इसके टीचर्स बनने की ऑसबिल्डिंग के लिए मैंने ऑलरेडी जो है वो वीडियो अपलोड की थी। अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो प्लीज़ वीडियोस में जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल होगी। डेफिनेटली इस टीचर की ऑस बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी आपके पास होंगे। क्वेश्चन करें। मैं कोशिश करूंगा कि सेपरेट एक अपडेटेड वीडियो जो है वो ज़रूर अपलोड करूं। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।